Hello and welcome to Swan Speak. Today we have a very special guest from India. जर्नलिस्ट भी हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी है, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और 2015 के बाद इन्हें मैं क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे काफ़ी न्यूज़ चैनल पे देख रहा हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और स्टेट अवे वेलकम टू सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हूँ उस्मान। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग क्रिकेट से पहले ये है कि हाउ क्वारंटाइन इज ट्रीटिंग यू, कैसा जा रहा है आपका? आ, गुजर रही है वक्त कुछ इस तरह, पता नहीं चल रहा कि दिन है, रात है, सुबह है, शाम है। बस उसी तरह कट रहा है। और पुरानी मैचें, पुरानी बातें, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, उसी से वक्त गुजर रहा है। बिल्कुल यही बात है सर, वी हैव टू लिव विद डेट। और मेरा फर्स्ट क्रिकेटिंग क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया एंड वर्ल्ड कप में क्या रॉन्ग हो जाता है, या क्या कुछ रॉन्ग होता भी है, या जस्ट इट्स पार्ट ऑफ गेम बस और कुछ भी नहीं है? उस्मान, मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि अगर आपके पास इस सवाल का जवाब हो तो मुझे भी बताएं। मैं रवि शास्त्री और विराट कोहली को जरूर बताऊंगा, और शायद मैं एक बड़े इनाम का हकदार बन जाऊंगा। नहीं, जोक्स असाइड, बट ऐसा है कि आई थिंक 2013 के बाद इंडियन टीम अच्छा कर रही है सेमीफाइनल और फाइनल पहुंचने तक। फिर उसके बाद ऐसा हो जाता है कि जो टीम सिलेक्शन होती है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। और हमने देखा है कि 2014 के बाद जो इंडिया की वनडे टीम जो है वो बहुत ज़्यादा टॉप थ्री पे निर्भर है। और उसी का नतीजा है कि हम कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, क्योंकि अगर आपको बड़ा टूर्नामेंट जीतना है, आपको चाहिए कि आपका नंबर 1 से 7 ऐसा हो जो हर सिचुएशन में कंट्रीब्यूट करे। ऐसा ना हो कि टॉप थ्री कंट्रीब्यूट करे और बाकी तीन को ज़्यादा काम ना हो। इससे ऐसा हो जाता है कि जब एक क्रंच सिचुएशन आता है, जैसे पिछले साल सेमीफाइनल में आया था भारत के लिए, जो 4 5 6 जो बल्लेबाज थे, उनको पता ही नहीं था कि उनको करना क्या है, प्लान ही नहीं था, बिकॉज वो कभी उस सिचुएशन में आए ही नहीं है। कभी कभी कभार क्या हो जाता है, हम सब कॉन्टिनेंट में बायलैटरल वनडे सीरीज को या बायलैटरल T20 सीरीज को एक लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन बना देते हैं। उसमें ऐसा होता है कि हम हर मैच में अपने मेन प्लेयर्स को खिलाते हैं, और जब मौका आता है यंगर प्लेयर्स को ट्राई करने का, वो मौका कभी कभार एक बड़े वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप में आता है। तो ये है गलत पॉलिसी। इसलिए मैं हमेशा मानता हूँ कि बायलैटरल सीरीज को यूज करना चाहिए टू ट्राई आउट यंग प्लेयर्स, स्पेशली वाइड बॉल क्रिकेट। और वर्ल्ड कप आते आते आपके पास एक ढांचा होना चाहिए जहां से आप प्लेयर टीम बना चुके हों, जिसमें हर प्लेयर कम से कम 40 50 या कम से कम 80 वनडे खेल चुके हो दो वर्ल्ड कप के बीच में। तब जाके आप एक वर्ल्ड कप जीतने के दावेदार हो सकते हैं। हाँ, आखिरकार अगर कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर आने वाला है, अगर बना समझे जैसे तेंदुलकर आ गया वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले, या जैसे 1987 के वर्ल्ड कप के पहले नवजोत सिद्धू आए थे, तो वैसा कोई आउटस्टैंडिंग यंग टैलेंट आए तो बात अलग है। वो ऐसा ना हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप जो बीच के जो बायलैटरल सीरीज है उसमें आप यंगर प्लेयर्स को ट्राई करें, उनको एक्सपीरियंस दें, ताकि वो बड़े मैच में जाके परफॉर्म कर सके। बिल्कुल आई एग्री डेट पॉइंट। और माय सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैंने काफ़ी, मुझे क्लियर भी है खुद ही, पर मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर नहीं पूछा कि मुझे प्लेयर की साइड से भी क्लियर है, बीसीसीआई की साइड से भी हाँ समझ आती है, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडियन प्लेयर को आईपीएल से बाहर और लीग्स खेलने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपकी क्या टेक है इस पे? देखिए, मैं सुरेश रैना से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो नॉन कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनको बाहर जाके खेलने का मौका मिलना चाहिए। मैं शुरुआत के सालों में इस व्यू पॉइंट का नहीं था। जब आईपीएल शुरू हुआ था तब नया नया प्रोडक्ट था, और हम चाहते थे कि वो प्रोडक्ट और कंसोलिडेट हो और हमारे प्लेयर्स बाहर कहीं दिखाई ना दे। बट आप देखें, 12 साल गुजर चुके हैं अब, और जो प्रोडक्ट है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि कुछ प्लेयर्स बाहर जाके खेलें भी तो उससे प्रोडक्ट पे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर सुरेश रैना ने जाके अबू धाबी T10 में परफॉर्म कर भी लिया, तो लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि सुरेश रैना यूएसए से खेलते हैं या यूनाइटेड किंगडम से खेलते हैं। वो तो यही कहेंगे कि वो हिंदुस्तान के हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में खेलते हैं। तो वो एक जो आइडेंटिटी बनानी थी आईपीएल की, वो तो बन चुकी है।
और आप देखें जो प्लेयर्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे यूसुफ पठान, रॉबिन उत्तपा, सुरेश रैना, इवन पीपल लाइक इरफान पठान, ज्ञान ओझा, इन सब के पास कोई अभी फ्यूचर नहीं है सिवाय इसके कि वो कमेंट्री करे स्टार स्पोर्ट्स के लिए, या वो किसी न्यूज चैनल पे हो या इंस्टाग्राम पे हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर वो जाके कहीं पे बाहर जाके वो T20 या T10 लीग्स खेलें। उससे वो जब वापस आएंगे वो आईपीएल को ही निखारेंगे, क्योंकि वो कोई नया स्किल पकड़ेंगे, नया स्किल सीखेंगे। तो इससे फायदा ही होगा आईपीएल को। और आई थिंक अब वक्त आ चुका है जब हम इस मार्केट को खोल दें। बट अभी ये देखना जरूरी है कि कोरोना वायरस के मार के बाद कितने T20 लीग्स बच जाते हैं। मेरा ये मानना है कि कोरोना वायरस के बाद ये सारे जो फर्जी T20 लीग्स होते थे ये सारे बंद हो जाएंगे, और सिर्फ 4 या 5 और या 3-4 ऐसे वर्ल्ड के बेस्ट T20 लीग्स ही बचेंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली एग्री, जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू है सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट के अलावा जो है। और आज रोबन और थप्पा का आई थिंक अभी कुछ स्टेटमेंट भी आया है कि काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट था कि उन्हें खेलने देना चाहिए। एंड माय थर्ड क्वेश्चन जो है कि कोहली वर्सेस रोहित, कौन सा ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर में कौन सा आगे? आई थिंक दोनों ही आगे हैं, पर मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि इम्पैक्ट प्लेयर कौन सा है इन दोनों में से जो थोड़ा सा अपर हो। मतलब आप क्या पूछ रहे हैं, कोहली वर्सेस? रोहित शर्मा, मतलब कोहली और रोहित शर्मा में से इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस किसकी होती हैं? देखिए, वाइड बॉल क्रिकेट में जहाँ तक सवाल है, रोहित शर्मा थोड़ा आगे हैं, बट मेरे ख्याल से सिर्फ शायद T20 क्रिकेट में वो विराट से थोड़ा आगे है। बट आप अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट देखें तो विराट कोहली तो ऑब्वियसली सबसे आगे हैं। और रोहित शर्मा जैसा एफर्टलेस स्ट्राइकर मैंने आज तक नहीं देखा है। रोहित शर्मा इज अ फेलियर एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न। उन्होंने वो इम्पैक्ट नहीं किया टेस्ट क्रिकेट में। पहली बात तो उनका टेस्ट डेब्यू 3 साल डिले हो गया था। उनको 2010 डेब्यू करना था, बट वो मैच के सुबह वो इंजर्ड हो गए थे, और उसके बाद 3 साल बाद उन्होंने डेब्यू किया। उन्होंने ऐसे टेस्ट क्रिकेट में कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं डाला है। तो रोहित वहीं पे मार खा जाते हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट या सिर्फ T20 क्रिकेट की बात करें तो रोहित आगे है, बट वनडे और टेस्ट के देखें तो विराट बहुत आगे है। तो ओवरऑल जब आप आकलन करते हैं तो आपको पता चलता है कि विराट और रोहित में विराट का पलड़ा भारी है, बट ओनली एंड ओनली बिकॉज वो बाकी 2 फॉर्मेट्स में स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट है बनस्पत रोहित के। बिल्कुल एब्सोल्यूट एग्री। और एक क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि हाउ यू सी PSL 5 पाकिस्तान में हुआ, सारे मैचेस पाकिस्तान में। अगर मैं थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, मैंने एक मैच देखा है इस्लामाबाद में। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि हम ये सब कुछ देख सकते हैं। मैं अपनी आंखों के सामने इंटरनेशनल स्टार्स देख सकता हूँ। वो बाबर आजम जो हमारा हीरो है, उसे मैं अपनी आंखों के सामने भी देख सकता हूँ। वो एटमॉस्फेयर हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मेरी 22 ईयर एज होगी, हमने वो एटमॉस्फेयर ही नहीं देखा, इंटरनेशनल प्लेयर्स ही नहीं देखे। मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। और मैं लोगों को भी कहता हूँ कि 27 फरवरी ने मेरी लाइफ चेंज की, क्योंकि मैंने ग्राउंड में जाके मैच देखा है, अपने हीरो देखे, स्टार देखे। आई थिंक बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मैं आई थिंक लाइफ चेंजिंग था। आप कैसे देखते हैं PSL 5 फुल कंप्लीट पाकिस्तान में, हर लिहाज से, ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्लेयर्स की क्वालिटी के हवाले से भी? देखिए, किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्रिकेट जो है वो उनके कंट्री में ही हो। मेरे ख्याल से वो ज़माना गया कि आप बाहर के देशों में खेलें, बाहर के मुल्कों में खेलें और बाहर के मुल्कों को रेवेन्यू कमा के दें। तो उस हिसाब से आप देखें तो वो जो दौर था जब हम शारजा और टोरंटो और मलेशिया और पता नहीं मोरक्को और सिंगापुर यहाँ वहाँ खेलते थे, वो वक्त गुजर चुका है। अब मेरा नहीं ख्याल कि कभी हम वापस उस दौर को वापस दोहराएंगे, क्योंकि लोग ये चाहेंगे कि अपने जो हीरोज हैं, जैसे आपने कहा 2008 में या 2009 में जब अटैक हुआ, उसके बाद करीबन 11 साल लगे एक प्रॉपर फुल फ्लेज सीरीज को, भले ही वो PSL हो या उसके पहले श्रीलंका हो या कुछ और सीरीज हो, को पाकिस्तान में होने के लिए। तो वो 10-12 साल जो थे वो, आप जब बंद हुआ तब आप 11 साल के थे, जब शुरू हुआ तो आप 22 साल के थे। तो आप 10 साल जो आपने गवा दिया, उसका जो नतीजा है कि काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे या बच्चियां होंगी जो अपने हीरोज को देख के आगे बढ़ना चाहते होंगे।
तो वो तो नहीं पॉसिबल होगा। तो वो जो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है 10-12 साल का, वो वापस कभी नहीं आने वाला है। और मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि सचिन तेंदुलकर ने जब डेब्यू किया था इंडिया के लिए, वो था नवंबर 89 में। और जब उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था इंडिया में, प्रॉपर फुल टेस्ट सीरीज खेला था, वो था जनवरी 93 में। बीच में एक टेस्ट मैच और 5 वनडे नहीं, 5 वनडे ही खेले थे। तो ये 4.5 साल का जो वक्त था, हम हिंदुस्तान में तेंदुलकर को सिवाय कुछ 4-5 मैचेस के जो हिंदुस्तान में हुआ था, उसके अलावा जो भी देखा है हमने तेंदुलकर को, जो मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स है, उसको हमने टीवी पे देखा। उसका ये नतीजा हुआ कि हम इस बाई वंडर के बारे में बात करते थे, बट हमने सिर्फ उसको टीवी पे देखा था। बम्बई जहां से तेंदुलकर आता है, वहां पे उन्होंने उसको पहली बार इंडिया के लिए खेलते हुए जनवरी 1993 में देखा था। मतलब इसके कि 4.5-5 साल बम्बई शहर अपने ही एक बड़े खिलाड़ी को देख नहीं पाया खेलते हुए। तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है यंगर जनरेशन पे। और पीएसएल वापस आया, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पीएसएल को हमने बहुत देखा है दुबई और शारजा और अबू धाबी में। तो इससे बेहतर ही होगा, क्योंकि अपने जमीन पर खेलना ही सबसे बेहतर है। लोग मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया बाहर जाके क्यों नहीं खेल सकते। मैंने कहा वो चला गया, वो वक्त चला गया। अगर अब पाकिस्तान और भारत क्रिकेट खेला तो भी, ये मुझे पता नहीं कब खेलेगा, मैं एक सिनारियो प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान ही होगा, बाहर कहीं नहीं होगा। क्योंकि इसका इम्पैक्ट उनके खुद के कंट्रीज पे होना जरूरी है, ना कि बाहर। बिल्कुल एब्सोल्यूट सर, सो मच इमोशनल फाराज की जी, जो सारी इन्वायरमेंट हुई और जो मंथ हमने स्पेंड किया। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हमने न्यू सीईओ लाया, आई थिंक 1 साल से तो ज़्यादा हो गया, इंग्लैंड से, वसीम खान साहब। और राइट नाउ एक फुल आप रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान क्रिकेट का मिसबाउल आपको कह सकते हैं, ऑन द फील्ड आप बाबर आजम को भी कह सकते हैं। सो ये आप कम्बो कैसे देख रहे हैं, मैनेजमेंट वसीम खान साहब और इन प्लेयर की साइड से मिसबा और बाबर, कैसे आप पाकिस्तान क्रिकेट को इन तीन लोगों के माइंड से देख रहे हैं कि ये लोग कैसे लेके चलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को? आप कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं क्या? हाँ, उस्मान, मैं बिल्कुल पॉजिटिव देखता हूँ। वसीम खान एक एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर है। वो काफ़ी वक्त से खेल रहे हैं इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में बसे थे। और एक मैं उनको आज सुबह भी सुन रहा था। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मैन है। और ऐसा लग रहा है कि उनके पास कुछ विजन है, कोई प्लान है आगे बढ़ाने के लिए क्रिकेट को पाकिस्तान में। तो बहुत बढ़िया चॉइस था उनको लेके आना पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने के लिए। जहां तक मिसबाह उल हक का बात है, मैं समझता हूँ कि कोच और सेलेक्टर दोनों होना थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है मिसबाह उल हक को। मेरे हिसाब से मिसबाह उल हक को एक चॉइस मिलना चाहिए कि वो या तो वो कोच रहे या वो सेलेक्टर रहे। मैं ये सोचता हूँ कि मिसबाह उल हक एज ए सेलेक्टर विल बी फार मोर इफेक्टिव देन मिसबाह उल हक एज हेड कोच। और बिकॉज इससे ना डिविजन ऑफ लेबर हो जाता है। और मुझे पता है, मुझे समझता हूँ कि पीसीबी ने किस तरह से सोचा होगा इसके बारे में, क्योंकि उनको लगा होगा कि वन फोकल पॉइंट, वो कंट्रोल करेंगे सब कुछ, और एक फीडर रिस्पॉन्सिबल। सिस्टम होगा। सेलेक्टर्स बताएंगे, जो रीजनल कोचेस हैं वो बताएंगे प्लेयर्स के बारे में। अ, मेरा ख्याल है वो एक छोटे कंट्री के लिए ठीक है। जैसे न्यूजीलैंड जैसे कंट्री में अगर कोच ही हेड सेलेक्टर है और और हेड कोच भी है, तो वो ऐसे छोटे कंट्री के लिए ठीक है। एक बड़े कंट्री के लिए शायद, मैं गलत हो सकता हूँ, एक बड़े कंट्री के लिए शायद यू मे नीड टू पीपल टू डू द जॉब। और जहां तक बाबर आजम का सवाल है, मैं ये सोचता हूँ कि बहुत जल्द वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान होंगे। और ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी में कितना उभरते हैं। बिकॉज या तो विराट कोहली की तरह बन सकते हैं कि वो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करके वो ऊपर तक जा सकते हैं, या वो जो रूट की तरह हो, जो एक ही फॉर्मेट में कप्तानी करते हैं और बाकी फॉर्मेट्स में स्ट्रगल करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होगा। वो देखना होगा आगे जाके कैसे निकलता है ये पूरा सिस्टम।
आपने हमने वसीम खान साहब की बात की, हम तो उनकी मैनेजमेंट के भी इतने फैन हो गए, मैंने अपने रूम में उनकी पिक्चर भी ऐसे लगाई है ये फ्रेम करके के क्रिकेट के स्टार्स के अलावा जो बिहाइंड द सीन स्टार्स हैं, कि आप उन्हें भी रिमेंबर करें, डे नाइट इतना ज्यादा काम करते हैं। एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, हाउ यू सी वुमेन क्रिकेट बिल्डिंग अ ब्रांड, के 2-3 साल पहले हमें पता नहीं होता था वुमेन क्रिकेट क्या होती है, और अब वुमेन क्रिकेट थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड बन रहा है, जैसे सिमरती खेलती है, जैसे इंडिया 2 फाइनल में गया, पाकिस्तान एक एशियन गेम्स जीता था, फिर सन अमीर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे ऑफ द फील्ड भी सोसाइटी को एक गाइड करती हैं इस डायरेक्शन में कि वुमेन्स क्रिकेट आगे आए। और जो प्लेयर्स वुमेन्स प्लेयर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहती हैं कि जब तक प्रोसेस होगा तो तब वुमेन क्रिकेट आगे जाएगी। तो जो ब्रॉडकास्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहते हैं जब तक ये रेवेन्यू ला के देंगी लड़कियां तो तब आगे जाएगा। आप कैसे देखते हैं कि ये कैसा वुमेन क्रिकेट का ब्रांड है, और ये आगे नेक्स्ट ईयर में कहाँ जाएगा? क्या ये नेशनल टीम परफॉर्मेंस देंगी, जैसे इंडिया फाइनल जीत जाएगा या उससे रेवेन्यू आएगा तो तब ग्रो करेगा, ये इट्स टेक टाइम और प्रोसेस होगा तब हम आगे जाएंगे? देखिए, विमेन्स क्रिकेट का ये है कि ये एक बढ़िया सवाल पूछा आपने, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स जो है वो पैसा तभी लगाएगी जब उससे कोई रिटर्न्स हो। तो आप देखेंगे कि जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, विमेन्स टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें आईसीसी खुद प्रोडक्शन करता है, स्टार स्पोर्ट्स प्रोडक्शन नहीं करता। और स्टार स्पोर्ट्स कोई मल्टी सेटअप नहीं करता कि जैसे मेंस क्रिकेट में वो अलग अलग जबान में कमेंट्री वगैरह करते हैं। वो सिर्फ एक हिंदी में करते हैं और कुछ हद तक एक दो और जबान में करते हैं। और इसको बहुत वक्त लगेगा। अगर फर्ज कर लीजिए कि हिंदुस्तान या कोई और मुल्क जो है एक दो बार टूर्नामेंट जीत भी ले, तो वो कंसिस्टेंसी लाना बहुत जरूरी है। और हमारे मुल्कों में ऐसा होता है कि मेंस क्रिकेट में भी आप देखें, 92 के बाद पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, और इंडिया को 28 साल लग गए दूसरा वर्ल्ड कप जीतने में 50 ओवर फॉर्मेट के। प्रॉब्लम यह है कि हम जब सोचते हैं, हम सिर्फ अगले एक साल के बारे में सोचते हैं। जो दूसरे मुल्क है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये जो है ये 25 साल बाद की सोचते हैं, 20 साल बाद की सोचते हैं, 10 साल बाद की सोचते हैं। वुमेन्स क्रिकेट में जब तक उस तरह का विजन या मिशन या एक प्लान नहीं आता, तब तक हम वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट ही बढ़ेंगे। वो एक एक विजन चाहिए एक क्रिकेट बोर्ड को, कि वो बोले कि हम वुमेन्स क्रिकेट को आज से 10 साल बाद 2030 में कहाँ देखते हैं, हमारी वुमेन्स टीम कौन से फॉर्मेट में खेलेगी, क्या अचीव करेगी, क्या टारगेट्स हैं, क्या पाथवेज हैं। और वैसे ही अगर आप देखें कि मेंस क्रिकेट में भी वही प्लान जरूरी है कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद 2025 2030 में कहाँ जाएंगे। जब तक वैसे प्लान्स नहीं बनेंगे, हम इसके मोहताज बन जाएंगे कि कोई एक टीम जीत जाए फिर आगे बढ़ जाए। वो टीम जीत जाती है, बट जब तक वो टीम जीतती है तब तक वो प्लेयर जो है वो अपने पीक पे पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद अगले जनरेशन का आने का वक्त हो जाता है, बट आपने प्लान ही नहीं किया कि अगले जनरेशन को आप कैसे टीम में लेके आएंगे, वो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये प्लानिंग का जो गैप है, इसी की वजह से हमारे मुल्कों में हम इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे आईसीसी टूर्नामेंट जीतने में कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल एब्सोल्युटली एग्री। आई थिंक वुमेन क्रिकेट को जो थोड़ी सी रिकग्निशन मिली है हम उस पर भी खुश हैं कि कुछ अर्सा पहले तक ये भी नहीं मिलती थी, पर स्टिल वुमेन क्रिकेट इज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के बीच एक सर्कल सा लगा हुआ होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा रिगार्डिंग क्रिकेट फील्ड के। जैसे क्रिकेटर ब्रॉडकास्टर्स के जो फेस हैं, जैसे विक्रांत गुप्ता सर हैं, जैनब मैम हैं, और काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग पाकिस्तान में भी गर्ल्स हैं और लोग आ रहे हैं, फिर अवर आलम, एरन हॉलैंड है। सो ये लोग क्रिकेट के ब्रांड में कैसे वैल्यू ऐड करते हैं? क्या इन लोगों की जो पर्सनालिटी है वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट में एक वैल्यू ऐड करती है कि फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू बनाने में? ये लोग जस्ट एक प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर हैं, आए काम किया चले गए? ये ओवरऑल इनके एक गेम ऑफ क्रिकेट पे इम्पैक्ट होता है कि ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी या वैसे क्रिकेट के भी? आपने जितने भी लोगों का नाम लिया उसमें मैं आपका भी नाम ऐड करूंगा, और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सारे लोग इस गेम को बढ़ाने में उनका हाथ है। क्रिकेट जो है वो सिर्फ वो चंद टेस्ट क्रिकेटर और वनडे क्रिकेटर से नहीं चलता, ब्रॉडकास्टिंग सब लोग का हाथ है इसमें। और हम तो सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो टीवी के सामने दिखाई देते हैं या स्क्रीन के सामने दिखाई देते हैं। इस क्रिकेट को बढ़ाने में उन लोगों का भी हाथ है जो टीवी के पीछे हैं,
कैमरे के पीछे हैं, जो एडिट कर रहे हो, जो कैमरा पर्सन हो, फ्लोर मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, सारे लोग इस गेम को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। वो वक्त गया कि आप सिर्फ एक सुपरस्टार की वजह से चला सकते हैं। आप देखें कि आपने पीछे अपने तस्वीरें लगाई हुई हैं कुछ लोगों की, उसमें से एक तस्वीर है इमरान हाशमी की भी। इमरान हाशमी अगर 70 में या 80 में होता तो वो कभी सुपरस्टार कहलाता नहीं, क्योंकि अब इस वक्त स्टोरी का ज़माना है, तो सारे लोग स्टार हैं इसमें, ना कि सिर्फ एक कुछ शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान। तो इसमें सबका हाथ है, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये सिर्फ एक स्टार डोमिनेटेड सिस्टम नहीं है, एक इक्वल सिस्टम बन चुका है और सबका रोल बराबर का है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एग्री। और मैं खुद भी चैनल बनाने का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू के कि था कि आप लोगों को पॉजिटिवली गेम के बारे में बताएं। हार जीत भी खेल का हिस्सा होती है। आप एक प्लेयर को एक सीरीज से, एक परफॉर्मेंसेस से नहीं जज कर सकते। अगर प्लेयर या कोई टीम थ्रू प्रोसेस आई है और उनका जो नेशनल स्ट्रक्चर है वो अच्छा है, देन आप कुछ जज कर सकते हैं। और अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल आप कोशिश करें कि जिस गेम को आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसकी आप पॉजिटिव साइड ही जो है ना लोगों के सामने लाएं। एक और मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि डू यू थिंक कि इंडिया को स्टिल एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए इन टेस्ट भी? हार्दिक पांड्या हमारे पास है, जबरदस्त है, सुप्रीम एग्जांपल है, पर फिटनेस का इशू है कि आपको लगता है कि फास्ट बॉलर मिसिंग है इंडियन टीम में? बिल्कुल है। फास्ट बॉलिंग बिल, ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि आप देखें जो स्टोक्स ने किया है इंग्लैंड के लिए, जो कुछ हद तक कॉलन डी ग्रैंड होम ने किया है न्यूजीलैंड के लिए, जेसन होल्डर करता है वेस्ट इंडीज के लिए। और ये कुछ चंद एग्जांपल हैं जो मैं हमेशा कोट करता हूँ, क्योंकि ये जो ये जो ऑलराउंडर्स होते हैं ये बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये ना कि सिर्फ अपने मेन फास्ट बॉलर्स को ब्रेक देते हैं, बल्कि वो खुद भी आके विकेट्स लेते हैं, बैटिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं और फील्डिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। भारत को मनोज प्रभाकर के जाने से 1996 में, तब से मनोज प्रभाकर गए, तब से टेस्ट क्रिकेट में भारत को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी खली है। और कुछ हमने काफी ऑप्शंस ट्राई किए हैं, बट वो सब वनडे क्रिकेट में इफेक्टिव प्रूव है, ना कि टेस्ट क्रिकेट में। रॉबिन सिंह का आप एग्जांपल ले लें, उसके बाद अजीत अगरकर के बारे में कहते थे कि अगले कपिल देव हैं, लक्ष्मी रतन शुक्ला के बारे में कहते थे अगले कपिल देव हैं, उसके बाद हार्दिक पांड्या हो गया, इरफान पठान काफी वक्त तक उनका नाम था कि वो अगले कपिल देव हैं। और इरफान पठान के बाद हार्दिक, हार्दिक के बाद शिवम, शिवम के पहले विजय शंकर। ये सारे जो खिलाड़ी हैं, ये सब लोग आप देखें कि उन सब के ऊपर वनडे क्रिकेट का टैग या T20 क्रिकेट का टैग लग जाता है। हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि इरफान पठान एक आखिरी उम्मीद थे एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे। आप देखें कि इंडिया में ये हो जाता है कि जब भी कोई खिलाड़ी आता है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेता है, हम उसको फौरन लगा देते हैं एक लेबल, अगला कपिल देव। उससे क्या होता है कि हर बार हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि कपिल ने 5 टेस्ट मैच के बाद ये किया, हार्दिक ने ये किया, कपिल ने 10 के बाद ये किया, 20 के बाद ये किया, 25 के बाद ये किया। ये हमें टैग लगाना बंद करना चाहिए। जैसे इंग्लैंड में काफी वक्त तक अगला बॉथम, फिर अगला फ्लिंटॉफ, अभी अगला स्टोक्स ढूंढेंगे। ये कहीं ना कहीं हम जैसे फैंस की, मीडिया की, जो क्रिकेट समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, उनकी भी गलती है कि वो हर एक खिलाड़ी में एक अगला सुपरस्टार ढूंढने में लग जाते हैं। उसको अपना खुद का एक आइडेंटिटी बनाने दें और आगे बढ़ने दें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एग्री। और माय लास्ट क्वेश्चन जो होगा कि जो थोड़ा-सा सॉल्व भी हो गया है, क्या रेड बॉल क्रिकेट में इंडियन का विकेट कीपर का मसला सॉल्व हो गया है? वैसे व्हाइट बॉल में भी था, पर केएल राहुल जिस तरह से खेल रहे हैं, काफ़ी दिल भी खुश होता है और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ खेल रहे हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रोहित शर्मा और विराट कोहली में देखते थे, अब वो थोड़ी-सी झलक आप केएल राहुल में भी देख रहे हैं। वो टीम के लिए खेल रहे हैं, कहीं भी रेडी हैं। पर मैं व्हाइट बॉल में तो बिल्कुल आई थिंक ओके लग रहा है। रेड बॉल में आप कैसे देखते हैं कि वृंदावन साहा और ऋषभ पंत और दोनों की आई थिंक बैटिंग में उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस ओसी अभी तक आई नहीं, या दोनों को उतना कंसिस्टेंट चांस नहीं मिला, या आपको कभी क्लियर नहीं होता कि कहाँ ऋषभ पंत खेलेंगे, कहाँ साहा खेलेंगे? जो मुझे क्लियर हुआ है कि जब टीम को बैटिंग की जरूरत होती है तब पंत खेलते हैं, जब थोड़ा सा आपको स्पेशलिस्ट विकेट कीपर की जरूरत होती है, आप नहीं चाहते कि कुछ कैच ड्रॉप हो, देन आप साहा को खिलाते हैं। आप कैसे देखते हैं विकेट कीपर इंडियन टीम के रेड बॉल क्रिकेट? आई थिंक यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है रेड बॉल क्रिकेट में। मेरा ये मानना था हमेशा कि अगर साहा आपके बेस्ट कीपर हैं,
तो उनको हर जगह हर टेस्ट मैच में खेलना चाहिए। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि हम एक दो कैच ड्रॉप हो जाए तो भी चलेगा, पर हमें रन चाहिए हमारे कीपर से, तो देन आप पंत के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। इस तरह से हो गया कि पिछले 3-4 साल में ऋषभ पंत टीम के साथ कंसिस्टेंटली रहे हैं, बट कंसिस्टेंटली नहीं भी खेले। तो वो 22-23 साल का लड़का है, उसके मन में भी कंफ्यूजन होगा कि आखिर टीम मैनेजमेंट मुझसे चाहती क्या है। क्या वो चाहती है कि मैं रन बनाऊं, क्या वो चाहती है मैं कीपिंग अच्छा करूं, क्या वो चाहती है मैं अपने जगह के लिए लड़ूं। तो ये सारा जो कंफ्यूजन है आपको दिखाई देता है जब वो बाहर बल्लेबाजी करने जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक क्लियर पॉलिसी बना दे कि भाई हम एक रिद्धिमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जब तक थे आप इंडिया के और दुनिया के सबसे बेहतरीन कीपर थे, बट हमें अभी कुछ और चाहिए हमारे विकेट कीपर से, ना कि सिर्फ कीपिंग। हम चाहते हैं कि हमारा कीपर रन भी बनाए। हाँ, अगर वो आपका पॉलिसी नहीं है, आप वो खुल के भी नहीं बोल रहे हैं, अगर वो आपका पॉलिसी नहीं है तो आप ये बताएं कि ठीक है रिद्धिमान साहब, आपके पास और 2 साल या 3 साल है क्रिकेट का, तो आप कीजिए और आप हर टेस्ट मैच खेलेंगे। और ऋषभ पंत जो है, आप टेस्ट मैच में आप उनके अंडर स्टडी रहेंगे और आप वनडे T20 में भी अंडर स्टडी रहेंगे। अगर आप वो पॉलिसी अपनाते हैं तो बहुत जरूरी है कि ऋषभ पंत वापस जाएं, दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलें, और जितने ज्यादा मैचेस खेलेंगे उतना वो इम्प्रूव होंगे। ना वो वापस जाते हैं रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए, ना वो इंडिया के लिए खेलते हैं, वो बस बेंच पे बैठे रहते हैं और बस मैच देखते रहते हैं। बिल्कुल एग्री। मैं मुझे एक और क्वेश्चन आपको देख के याद आ गया, आपकी प्रेजेंस का मैं फायदा उठाते हुए आपका एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपको कहीं बोलते हुए देखा है कि वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को मैं एक फॉर्मेट मानता हूँ और T20 को मैं एक डिफरेंट ब्रांड के तौर पे देखता हूँ। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि ये जो शॉर्टर फॉर्मेट है इनका कोच डिफरेंट होना चाहिए और टेस्ट का डिफरेंट होना चाहिए। सो आप थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करेंगे क्यों आप चाह रहे हैं कि इन दोनों फॉर्मेट का जो है ना कोच डिफरेंट होना चाहिए, या बैटिंग कोच का आपने कहीं कहा है, मुझे कंफर्म नहीं है कि। मैंने बैटिंग कोच का नहीं कहा, मैंने फॉर्मेट्स का कहा था। मेरा ये मानना है कि वनडे और T20 में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। वनडे और T20 का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग है। आप देखें कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो वनडे में सुपरस्टार है, बट T20 में वो लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज T20 क्रिकेट में सिक्सेस मारना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी खेलें, मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे सकता हूँ। 2016 में जो T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हुआ था, तो मैं तब से मानता हूँ, 2016 से मानता हूँ कि T20 क्रिकेट जो है वो एक अलग फॉर्मेट है और उसको अलग तरीके से अलग प्लेयर्स को खेलना चाहिए। बहुत बार ये गलती होती है कि आप रेगुलर बैट्समैन के साथ T20 क्रिकेट खेलने जाते हैं और उसी वजह से आपको उसका नुकसान होता है। और आप ये भी देखें कि कुछ ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर सकते हैं। विराट हो, बाबर आजम हो, स्टीव स्मिथ हो, डेविड वार्नर हो। बाकी ऐसे कोई प्लेयर्स नहीं है, और KL राहुल है कुछ हद तक, बट टेस्ट मैच में नहीं है। तो बाकी ऐसे कोई प्लेयर्स नहीं जो तीनों फॉर्मेट में प्रॉपर क्रिकेट करके खेल के आप परफॉर्म कर सके। वो जो कहते हैं ना, जो टेस्ट में परफॉर्म कर सकता है और T20 में भी कर सकता है, मैं उससे एग्री नहीं करता। जो टेस्ट में परफॉर्म करता है वो वनडे में कर सकता है, बट T20 में बिल्कुल नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे ख्याल से वो एक अलग फॉर्मेट है, अलग अप्रोच है और एक अलग टेक्निक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और मैं जो व्यूअर्स हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी कहना चाहूँगा कि आपका भी क्रिकेट चैनल, इनका भी क्रिकेट चैनल, आप चंद्रेश सर का भी, जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आते रहे हैं। मैंने अभी जैनब अब्बास की वीडियो देखी थी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आती हैं जो स्टार के साथ है क्रिकेटिंग, और जो इनका मोटिव है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है कि पॉजिटिव फेस और पॉजिटिव इमेज लाने, क्रिकेट का कुछ सेंसलाइज नहीं करना और लोगों को रिगार्डिंग क्रिकेट एजुकेट करना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। मैं यही कहूँगा जिसने सब्सक्राइब किए हुए वो वहाँ भी जाएं, आप इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। और मैं एंडिंग नोट आपसे ही चाहूँगा कि अपने चैनल के बारे में बताएं। उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया, और मैं चाहता हूँ कि आपके जितने भी देखने वाले, सुनने वाले और सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, काउड कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। मैं समझता हूँ कि वो जो चैनल है वो सबका चैनल है। चाहता हूँ कि सब लोग उससे जुड़ें और हम एक साथ उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि क्रिकेट जो है ऐसा स्पोर्ट है, हम सब उसे पसंद करते हैं इस खित्ते में, और इससे हम सबको ही बेनिफिट होगा अगर हम एक चैनल से जुड़े, आपके चैनल से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, बाकी जो क्रिकेट के चैनल्स हैं जो पॉजिटिव बातें करते हैं, ना कि सेंसेशनलाइज करते हो। तो एक बार फिर मैं कहूँगा, काउड कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। आप चाहें तो उसको अपने कमेंट सेक्शन में भी या अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर डिस्क्रिप्शन लें। में लिंक है। तो अगर लिंक डाल दें तो फिर आप
लोगों को बता सकते हैं कि कब कहाँ और कैसे सब्सक्राइब कर सके, और भी लोगों से आप मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल एब्सोल्यूट, और थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको जो लोग देख रहे हैं, और काइंडली सब्सक्राइब करे जाएं। काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट रिलेटेड क्वालिटी और पॉजिटिव टॉक्स होती हैं। और अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम उस्मान।